उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेंसिलियम नोटेटम। लास्ट टाइम जो है हमने इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स की हेल्प करें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें क्योंकि वहाँ पे भी आप किसी भी तरह डीएम करके तो पूछ सकते हैं अपने नोट्स या किसी भी तरह की न्यूज़ के बारे में कुछ भी, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो पेंसिलियम नोटेटम है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से परफेक्ट टाइप ऑफ पेंसिलियम यानी इससे परफेक्ट स्टेट है जिसमें कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब उनके साथ ही। एंड ऑल द स्पीशीज़ आर होमोथैलिक। सब स्पीशीज़ जो है वो होमोथैलिक है, इसमें हेलोथैलिक नहीं होती, हेट्रोथैलिक यानी एक जैसे ही जो इसमें ऑल सेल्स होते हैं थैलस में। एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ओ गैमस टाइप, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओ गैमस टाइप होती है। मीन्स के जो उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उसमें वो ओगोनिया बनता है, ठीक है। तो ये ओगोमस टाइप है और इसमें सेपरेट दोनों स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथेरिडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एस्कोगोनिया। तो एक फीमेल एस्कोगोनिया होगा ऑर्गन, जो मेल का ऑर्गन होगा वो एंथेरिडिया है। पास आता है जी एस्कोगोनियम। एक्चुअल में क्या चीज़ है? जो मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है। सो मैच्योर एस्कोगोनियम इज़ ए लॉन्ग इरेक्ट मल्टीन्यूक्लिएट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है ट्यूब की तरह का विद कर्व्ड सरफेस, लेकिन ऊपर से जो उसकी सरफेस है वो कर्व्ड एंड होता है, ये कर्व्ड एंड सरफेस होती है। और इट अराइजेज फ्रॉम आ यूनिन्यूक्लिएट, और ये एक ही सेल से निकलता है यूनिन्यूक्लिएट से। सेप्टेट हाइफी, यानी ऐसा हाइफी होता है जो सेप्टेट होता है, उसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं और वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। एज ए फिंगर लाइक लेटरल आउटग्रोथ, यानी फिंगर की तरह की एक लेटरल आउटग्रोथ उससे बाहर को निकल जाती है विच इलोंगेट्स, फिर वो लंबी होती रहती है इनटू एन एस्कोगोनियम, और जैसे वो इलोंगेट करती है तो बन जाता है जी एस्कोगोनियम। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एस्कोगोनियम डिवाइड्स माइटोटिकली, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस दी 32 और 64 न्यूक्लियस, यानी माइटोटिकली डिवाइड करेगा और इतना डिवाइड करेगा कि उसमें 32 से लेकर 64 तक न्यूक्लियस बन सके। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किसी में 32 बनते हैं, किसी में 34, 36 और किसी में 64 तक भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसमें है वो है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या है? विच इज़ दी एंथेरिडियम इज द मेल पार्ट है इसका, ठीक है। इट इज़ 12 ऑन द सिलेंडर यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच, एक सिलेंडर यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच के ऊपर बनता है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सेल, एक सेल से उसके बनता है। ऑफ दी हाइफी, उसी हाइफी के ऊपर से जो एडजेसेंट टू दी डेवलपिंग एस्कोगोनियम। ज़ाहिर है एस्कोगोनियम के पास वाला जो हाइफी होगा, साथ वाला हाइफी होगा, उसके ऊपर ही एंथेरिडियम बनेगा, तो फिर ही इनकी आसानी से फर्टिलाइजेशन होगी। और फ्रॉम अ नेबरिंग हाइफी, ये भी हो सकता है कि सेम हाइफी हो, उसके एक साइड पे निकल जाए एस्कोगोनियम क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, और दूसरी साइड पे निकल जाए एंथेरिडियम, यानी ग्रोथ आउट ग्रोथ्स बन के तो वो इकट्ठे एक ही हाइफी पे बने, लेकिन बने अलग अलग जगह पे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हाइफी दोनों अलग अलग हों, एक हाइफी के ऊपर एस्कोगोनियम बन जाए और दूसरे हाइफी के ऊपर एंथेरिडियम बन जाए। सो दिस इज़ द एंथेरिडियल ब्रांच, इसको एंथेरिडियल ब्रांच कहेंगे। और इसमें जो है इट ग्रॉस आप वो वही उसी तरह ग्रो करती है एंड कॉइल्स अराउंड द एस्कोगोनियम, और एस्कोगोनियम के अराउंड ही कॉइल कर जाती है, उसके इर्द गिर्द ही घूम जाती है। एंड द टिप ऑफ द एंथेरिडियल ब्रांच स्वेल्स अप, और जो इसकी टिप है वो स्वेल कर जाएगी एंड कट अप फ्रॉम द ब्रांच टू फॉर्म द यूनिन्यूक्लिएट एंथेरिडियम, और उसकी टिप के ऊपर जो स्वेलिंग होगी वही स्वेलिंग कट ऑफ हो जाएगी बाकी सारे हाइफी से। तो ऊपर वाला जो स्वोलन सा पोर्शन है, फूला हुआ हिस्सा, उसको हम एंथेरिडियम कहेंगे, और जो एस्कोगोनियम हमारी दूसरी ब्रांच पे या फिर उसी हाइफी की दूसरी जगह पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गई है, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन अब इसमें कैसे होगी? द टिप ऑफ द एंथेरिडियम कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द एस्कोगोनियम। जाहिर है उसकी जो एंथेरिडियम की टिप है वो क्लोज आएगी एस्कोगोनियम की वॉल के साथ, और जब एस्कोगोनियम की वॉल के साथ आएगी द वॉल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू डिजॉल्व, वॉल दोनों के दरमियान से डिजॉल्व हो जाएगी टू फॉर्म अ पोर, कि यहाँ तक कि उसमें एक सुराख बन जाएगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द गैमेटेंजिया कम इन कॉन्टैक्ट, दोनों के प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे विद ईच अदर थ्रू द स्पोर, इस स्पोर के जरिए। एंड द एंथेरिडियल एंड एस्कोगोनियम न्यूक्लियाई, अब दोनों के न्यूक्लियाई जो हैं दे बर्ज, यानी वो या फिर अरेंज देमसेल्व्स इन द पेयर्स, अपने आप को पेयर्स में अरेंज करेंगे। एंड ईच पेयर इज कॉल्ड ए डाइकैरियन, और हम हर पेयर को डाइकैरियन कहेंगे क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक एस्कोगोनियम का न्यूक्लियस होगा और एक एंथेरिडियम का न्यूक्लियस होगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, सिंपल सिंपल है ये।
फर्टिलाइजेशन होती है। फिर है जी डेवलपमेंट ऑफ द एस्कस एंड द एस्कोस्पोर। जाहिर है अब वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर चुके हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद एस्कस या एस्कोस्पोर्स कैसे बनेंगे। द स्टिमुलस ऑफ द प्लाज्मोगैमी रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ द एस्कोगोनियम इनटू दी बायोन्यूक्लिएट सेल्स। अब जब उनको ये स्टिमुलस मिल गया है कि कैरियोगैमी हो चुकी है, न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी का वो मिलेगा उनको स्टिमुलस, क्योंकि उन दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल रहे हैं तो एस्कोगोनियम बायोन्यूक्लिएट सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दो दो पेयर हो जाएंगे ना न्यूक्लियस, तो वो उनको बायोन्यूक्लिएट सेल कहा जाएगा। सम ऑफ दीज सेगमेंट्स यूजुअली प्रेजेंट इन द मिडल पोर्शन, और सम जो है वो मिडल पोर्शन में रहते हैं। एंड प्रोड्यूसेस आउटग्रोथ्स कॉल्ड दी एस्कोजीनस इनिशियल्स, और वहाँ पे जो है कुछ ऐसे होंगे जो दरमियान में रह जाते हैं, डाइकैरियोन या आपको कह लो बायोन्यूक्लिएट न्यूक्लियस जो होते हैं, बायोन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, दरमियान में रहते हैं और वहाँ पे बल्ज करते हैं या अरेंज इस तरह से होते हैं कि उसको हम एस्कोजीनस इनिशियल का नाम देंगे कि यहाँ पे जो है स्काई बनेगा इन सेल्स से, यहाँ पे नहीं इन सेल्स से। एंड विच डेवलप्स इनटू दी एस्कोजीनस हाइफी, और फिर उन सेल से जो है वो हमारे पास एस्कोजीनस हाइफी बनता है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ बायोन्यूक्लिएट सेल्स। उसमें भी जाहिर है बायोन्यूक्लिएट ही होंगे क्योंकि दो दो न्यूक्लियस ही जा रहे हैं। एंड द टिप सेल्स ऑफ दीज हाइफी एक्ट द एक्टस, और इन दोनों हाइफी की टिप अब एक्ट करेगी एज एस्कस मदर सेल्स। अब मदर सेल है वो जाहिर है तो फिर वो एस्कस ही बनाएंगे। विच डेवलप्स इनटू सिंपली और बाय द इलोंगेशन और बाय द क्रॉसर फॉर्मेशन इनटू द एस्कस, और फिर ये होगा कि वो जो एस्कस मदर सेल था उसमें किसी भी तरह से डिवीजन हो सकती है, सिंपली हो सकती है, कोई इलोंगेशन का प्रोसेस हो गया, क्रॉसर फॉर्मेशन हो गई है, तो वो एस्कोजीनस मदर सेल से फिर क्या बन जाएगा, एस्कस बन जाएगा। प्लाज्मोगैमी हो गई, उसके बाद आ जाती है कैरियोगैमी की बारी। कैरियोगैमी टेक्स प्लेस इन एस्कस। कैरियोगैमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियोगैमी होगी टेक्स प्लेस इन द एस्कस मदर सेल्स एंड दिस न्यूक्लियस वो अंडरगोज द म्योसिस, और उनकी जब डिवीजन हो गई वो आपस में ज्वाइन हुए, फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद अब वो एक ही न्यूक्लियस बन गया, उसमें हो जाएगी म्योसिस। जब म्योसिस होगी प्रोड्यूसेस द हेप्लाइड न्यूक्लियाई, उसमें हेप्लाइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ए माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आ हेप्लाइड न्यूक्लियस। अब उसमें दोबारा होगी माइटोटिक डिवीजन टू ट्रांसफॉर्म इनटू द एस्कोस्पोर्स बाय फ्री सेल फॉर्मेशन। एस्कस बन चुका था, एस्कस के अंदर पहले हुई थी म्योसिस, म्योसिस के प्रोसेस से बनी थी हेप्लाइड न्यूक्लियाई बने थे ज़्यादा सारे। अब वो जो हेप्लाइड न्यूक्लियाई एक चार बनने थे ना, म्योसिस एक दफ़ा म्योसिस होने से चार हेप्लाइड न्यूक्लियाई बन गए। वो जो हेप्लाइड न्यूक्लियाई थी उन सब के अंदर होगी माइटोसिस, ताकि नंबर जो है वो सेम रहे न्यूक्लियस का, लेकिन सेम टू सेम डबल नंबर होता जाए। न्यूक्लियस सेम रहे लेकिन उसका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ होता जाए, तो वही फिर एस्कोस्पोर्स एस्कोस्पोर्स बनेंगे ना, तो वो फिर बन जाते हैं जी एस्कोस्पोर्स फ्री सेल की फॉर्मेशन से, यानी सेल बिल्कुल एक दूसरे से अलग ही रहता है। एंड दी एस्कस आर ग्लोब्यूलर, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, पियर की तरह का जैसे नाशपाती होती है, ग्लोब्यूल सा यानी गोल स्ट्रक्चर है। यूनिसेलुलर जाहिर है एक ही सेल वो पूरा होता है, यूनिन्यूक्लिएट और एक ही न्यूक्लियस उसमें होगा क्योंकि माइटोसिस हो चुकी है और हेप्लाइड सेल्स बने थे। एंड लेंस शेप विद आ ग्रूव एट द एंड एज, और ऐसा होता है कि उसके अंदर एक ग्रूव का स्ट्रक्चर बना होता है लेंस की तरह का, ठीक है। तो इस तरह से इस डेवलपमेंट हो जाती है एस्कस और एस्कोस्पोर्स की। डेवलपमेंट ऑफ दी क्लेस्टोथीसियम। अब क्लेस्टोथीसियम एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये होता है एस्कस ही है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको हम उसको नाम देते हैं क्लेस्टोथीसियम। फ़र्क क्या है वो आपको भी बताती हूँ। एज सून एज द सेप्टेशन ऑफ द एस्कोस्पोर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एस्कोजीनस हाइफा स्टार्स, जैसे ही वहाँ से एस्कोगोनियम की सेप्टेशन होना शुरू होगी, यानी सेप्टा डेवलप हो रहे हैं, एस्कोजीनस हाइफा उसके अंदर बनना शुरू हो गए। द स्टीराइल हाइफा प्रेजेंट इन दी बेस ऑफ दी एस्कोजीनस सेल, ये जो बेस थे ना एस्कोजीनस के आउटग्रोथ की नीचे वाली साइड पे, क्योंकि एस्कोगोनियम ऊपर ग्रो कर चुके हैं, नीचे बेस पे स्टीराइल सेल्स इस ग्रो अपवर्ड एंड सराउंड्स द सेक्सुअल अपरेटस। पूरे सेक्सुअल अपरेटस को वो जो फर्टाइल सेल्स थे ना, स्टीराइल हाइफा जो थे ना, जिन्होंने रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट वो नहीं कर सकते हैं, वो पूरे सेक्सुअल अपरेटस को इर्द गिर्द से सराउंड कर लेते हैं, उनको घेरा डाल लेते हैं। एंड दीज हाइफी बिकम्स द इंटरवोवन फॉर्म, इतने इंटरवोवन हो जाते हैं जैसे एक दूसरे के अंदर बुना हो, उनको हॉलो बॉल शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। खाली बॉल होती है ना जैसे, जिसके अंदर कोई चीज़ ना हो, हॉलो होती है वो, खोखली जिसको आप कहते हैं। टू फॉर्म द पेरिडियम, यानी वॉल बन जाएगी, द वॉल ऑफ द एस्कोकार्प, एस्कोकार्प की वॉल बन जाएगी। अब दिस एस्कोकार्प इज विदाउट ओपनिंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द क्लेस्टोथीसियम। अब ये जो एस्कोकार्प क्योंकि विदाउट ओपनिंग है, इसमें कोई ओपनिंग कोई पोर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्लेस्टोथीसियम का नाम देते हैं।
अब बात की समझ आ गई है कि वो एस्कोस्पोर एस्कस बना था, उसके अराउंड ही हाइफी ने एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाया, उसको कवर कर दिया, उसमें किसी तरह का कोई पोर वगैरह नहीं बना, तो इसलिए हमने उसको क्लैस्टोथीसियम का नाम दे दिया। तो ये फ़र्क होता है क्लैस्टोथीसियम में। डिस्पर्सल ऑफ द एस्कोस्पोर्स एंड जर्मिनेशन। अब जाहिर है डिस्पर्सल होगा, एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे या डिस्पर्स करेंगे, कैसे करेंगे? द एस्काई आर इवेनेसेंट। एस्काई इवेनेसेंट होते हैं, दैट इज डिजॉल्व सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोस्पोर। जैसे ही एस्कोस्पोर्स बनते हैं फ़ौरन ही एस्काई जो वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं साइड से, एंड लिविंग द एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स को फ्री कर देते हैं। लिविंग एस्कोस्पोर्स फ्री इन द एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर अब ये एस्कोस्पोर जो है वो फ्री फिरना शुरू कर देंगे, एंड द एस्कोस्पोर्स आर रिलीज्ड, उनको बाहर निकाला जाएगा बाय द डिके ऑफ द वॉल ऑफ द एस्कोकार्प। क्योंकि आपको पता है एस्कोकार्प क्लैस्टोथीसियम टाइप वाला है, क्योंकि एस्कोकार्प के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो क्लैस्टोथीसियम है ये, यानी क्लोज बिल्कुल। तो उसकी वॉल जो है वो डिजॉल्व होगी अब एस्कोकार्प की, या जिसको हम क्लैस्टोथीसियम कह रहे हैं उसकी, क्योंकि उसमें कोई पोर वगैरह नहीं है। जब वो डिजॉल्व होना शुरू होगी देन दी एस्कोस्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, डिस्पर्सल हो जाएगा। और जर्मिनेट कैसे करेंगे? जर्मिनेट बाय द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म ट्यूब टू फॉर्म द न्यू माइसीलियम। जहाँ पे भी जाके फॉल डाउन करते हैं, गिरते हैं, वहाँ पे जर्म ट्यूब बनाते हैं, और जर्म ट्यूब बनने के रिजल्ट में जो है वो मतलब वहाँ से क्या हो जाते हैं, माइसीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है पेनिसिलियम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वही ऑलमोस्ट वो कहते हैं यूजुअल, या जिसको आप क्या होगे, इनका रिप्रेजेंटेटिव या इनका सिग्नेचर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है फंजाई का, या ये एस्कोमाइसीड्स का वही प्रोसेस है। पेनिसिलियम में भी सेम वैसे ही है, मुश्किल नहीं था। अगर मुश्किल है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, हम दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। साइकिल है, इस साइकिल को आप समझ सकते हो कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, आई होप आपको यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखें, ये है जी हमारे पास पेनिसिलियम, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कोनिडियम है, और साथ में उसके फाइलाइट सेल और सारा जो उसका फॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको हम स्टेरिगमेटा भी कहते हैं, कोनिडियोफोर, सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना उसका पेनिसिलियम का। अब वहाँ से देखें जी स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्पोर्स बन गए हैं यहाँ पे, हमने यही जो है वो लास्ट टाइम पढ़ा था। स्पोर्स के बाद वो स्पोर्स आगे जाके क्या कर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं। स्पोर्स की या कोनिडियम जो है वो गिर के जाके जर्मिनेशन कर लेते हैं, और जर्मिनेट करके वही अपनी माइसीलियम बनाते हैं। हाइफी जर्मिनेट करता है, माइसीलियम बनता है, वेजिटेटिव माइसीलियम बन जाता है। ये था उसका सेक्सुअल प्रोसेस, ए सेक्सुअल प्रोसेस या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे जो है वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं आपको उसका लिंक्स आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी दोबारा देख लें। इसके बाद है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहीं से आप स्टार्ट करोगे वेजिटेटिव माइसीलियम से, जहाँ से वेजिटेटिव माइसीलियम बन रहा था। अब वहाँ पे देखें जी राइट साइड पे आएंगे हम, यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं जी यंग एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम की ही सबसे पहले हमने डेवलपमेंट पढ़ी है, एस्कोगोनियम का डेवलपमेंट पढ़ी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना, और हमने देखा उसी हाइफी के साथ साइड पे क्या बन जाता है, एंथोरिडियम ब्रांच निकलती है, या एंथोरिडियम वो एक हाइफी पे भी हो सकता है, वो किसी और हाइफी पे भी हो सकता है। ये भी हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि एंथोरिडियम उसको जो है वो सराउंड करता है, जो एंथोरिडियम हाइफी होता है। एस्कोगोनियम को उसने सराउंड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट में कि कैसे उसने एंथोरिडियम ने उसको कवर किया हुआ, कर्व होके बिल्कुल एस्कोगोनियम को सराउंड कर दिया, ठीक है। और फिर नीचे जो है स्टीराइल हाइफी वगैरह वैसे ही अपनी जगह पे, जिनका फर्टिलाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है। फिर जी नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या ब्रांच्ड एस्कोजीनस हाइफी, वो जो एस्कोजीनस हाइफी थी उसमें ब्रांचिंग हुई है, डिवीजन हुई है, उसकी पूरी डेवलपमेंट हुई है। और लास्ट पे जो है ये हमारे पास उन्होंने कुछ वो बताई हुई है, आपको डिफ्रेंसिएशन बताई हुई है कि यहाँ पे मदर सेल भी था, जो हमने कहा था कि हमारे पास एस्कस मदर सेल होता है, उसमें डिवीजन होती है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। उसकी जो बायोन्यूक्लियर सेल था, टर्मिनल बायोन्यूक्लियर सेल, वहीं पे वो कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर बना था। तो ये पूरा एस्कोजीनस की जो बर्ड है वो उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे, जो हमने जैसे डिटेल में सारा पढ़ा है। एस्कस की फॉर्मेशन हुई, एस्कस का मदर सेल बन गया। एस्कस का जो मदर सेल था उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सारा कुछ है, उसमें यंग एस्कस के मदर सेल में डिवीजन होती है तो एस्कस बनता है ना, तो हमारे पास मदर सेल में से डिवीजन होके एस्कस बन गया, जिसको यंग एस्कस का नाम दिया यहाँ पे। उसके बाद उसके अंदर एस्कस के अंदर जब डिविजन्स हुई हैं तो एस्कोस्पोर्स बने हैं, ठीक है। एस्कस पूरी वो देखें स्वोलन पोर्शन है गोल सा बिल्कुल, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, एस्कोस्पोर्स बन गए। उसके अलावा जब यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बन गया तो हमने देखा कि हाइफी उसको साइड से बिल्कुल कवर करता है, और एक क्लोज सा स्ट्रक्चर बनते हैं जो नीचे स्टीराइल वाले हाइफी होते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्लैस्टोथीसियम का, क्योंकि अब इसमें किसी भी तरह का कोई पोर नहीं है और एस्कोस्पोर्स उसके अंदर ही छुपे हुए हैं।
लेकिन हमारे पास बाद में हो जाता है जी एस्कोस्पोर का, उसमें से डिस्पर्सल बाहर को निकल जाते हैं एस्कोस्पोर। बाकी हमने पढ़ा है कि वो किस तरह से निकलते हैं कि उसमें से वॉल जो वो डिज़ोल्व हो जाती है, एस्कोस्पोर्स निकल जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल के अपने जर्म ट्यूब बनाते हैं और जर्म ट्यूब के बाद फिर वही अपना वेजिटेटिव माइसीलियम बना लेंगे। अब आगे वही उनका सेक्शुअल या एसेक्सुअल साइकिल जो है वो चलता जाएगा। तो ये है पूरा साइकिल इसका क्या नाम है, पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम नोटेटम का। तो इस तरह से ये अपनी सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूरा प्रोसेस कैरी आउट करता है। आई होप कि इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लास्ट लेक्चर में अंदर ही रिवाइज हो गया। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।